The topic that we are going to discuss today is VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, पोस्टुलेट्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स का नंबर और इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कुछ लिमिटेशन और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने डिस्कवर की थी, तो इनके डिस्कवर करने वाले का नेम है लिनस पॉलिंग एंड जॉन सी स्लाटर। इन दोनों ने, ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिल के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कवर किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द एटॉमिक ऑर्बिटल्स रेदर दैन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ओवरलैपिंग जो होती है इन ऑर्बिटल्स की, उसकी वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है और इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग रीजन के दरमियान में जो होते हैं ये लोकलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। जैसे एक हाइड्रोजन का ये एस वाला शब्द है और ये दूसरा है ऑर्बिटल, तो ये दरमियान में जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है रेड कलर से, इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डीलोकलाइज नहीं हो पाएंगे, बल्कि ये लोकलाइज्ड हो जाते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, एक इस न्यूक्लियस के दरमियान में और एक दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में। ओवरलैपिंग की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोकलाइज हो जाते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो एसेंशियल होती है, इसेंशली कोवलेंट होती है ओरिजिन में, और मेटालिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें रेजोनेंस जो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स की वो इन्वॉल्व होती है दोनों एटम्स के दरमियान में। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले लिविस ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो है वो कुछ अप्रोचेस बताई थी। उनके अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्ड्स जो है वो किस तरीके से बनता है वो हमने वेस्पर थ्योरी में भी स्टडी किया था, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, यानी कि वो ज्योमेट्री, कुछ कंपाउंड्स की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में नाकाम रही थी वेस्पर थ्योरी। इसके अलावा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी उनको सही से क्लैरिफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से उनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी बेसिकली सेम आ रहे होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं। तो उसकी रीज़न क्या थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। उसके बाद इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो प्रिडिक्ट की गई थी। इसे जो है वो जर्मन फिजिस्ट वॉल्टर हेनरिच हिटलर और फ्रिट्ज वुल्फगैंग लंदन, इन दोनों ने मिल के जो है इसको पेश किया था, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको, वो भी कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवलेंट बॉन्ड दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से बनेगा। हर ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका स्पिन जो होता है वो अपोजिट होगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी एनर्जी कम अज़ कम जो है कंपेरेबल या थोड़ी बहुत चेंज हो तो एक दूसरे से बहुत करीब होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होता है वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ओवरलैपिंग पर पेयर्ड कर जाएं। ओवरलैप के दौरान जो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में बढ़ जाती है, जहाँ पर बॉन्डिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं, और न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इनके दरमियान में रिपल्शन कम हो जाती है, रिपल्जन कम होगी और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ना, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का एक एक था अपना अपना, तो अब दोनों जो है ओवरलैप करने के बाद जो है वो दो हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और रिपल्शन जो होती है वो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में कम हो जाती है, क्योंकि दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो शील्ड करते हैं उसको। तो उसकी वजह से जो है एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेट होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। बॉन्ड बनता है किसी ख़ास इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के ऊपर, और जब किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो और स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना अच्छा और उतना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होगा, और जितनी ज़्यादा जो है वो एनर्जी भी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होगा। नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो कितने बनेंगे वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। हर एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है स्पेस में, और अगर कोवलेंट बॉन्ड उसी सेम डायरेक्शन के अंदर बनता है तो डायरेक्शन नहीं होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर से भी अटैक, इधर से भी, कहीं से भी जो है वो ओवरलैप हो सकता है। लेकिन अगर हम देखते हैं पी, तो पी की शेप यूँ होगी कुछ, ठीक है, तो अगर ओवरलैप इधर से या इधर से होगा तो ओवरलैपिंग के चांसेस हैं, लेकिन अगर जो है वो ऊपर से यहाँ से या यहाँ पे ओवरलैप होने की कोशिश हो तो फिर ऐसा इन जगहों पे ओवरलैप नहीं हो सकता।
ठीक है, तो इनकी जो होती है कोई ख़ास शेप होती है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ डिसाइडेड बाय द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन पर जो होती है वो ज्योमेट्री डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल एस जो होता है उसकी स्फेरिकल सिमेट्री है, यानी कि यूँ सर्कुलर शेप है और ये किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकता है। पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी ख़ास डायरेक्शन होती हैं, तो ये ख़ास ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं वो बनाएंगे जब इनकी ओवरलैपिंग होती है। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कितने हैं और हाइब्रिडाइजेशन की टाइप क्या होगी। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर मेटल एटम या फिर आयन जो कि किसी लिगेंड के असर में है उस वो जो है वो अपना n-1 डी ऑर्बिटल यूज़ करता है, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल या फिर जो है ns, np और nd ऑर्बिटल्स यूज़ करता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो है वो कुछ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाएगा जिनकी कोई खास या डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी, स्क्वायर प्लेनर भी और इसी तरह दूसरी ज्योमेट्रीज भी पाई जा सकती हैं। अगर हम देखते हैं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं इनको अलाउ कर दिया जाए कि ये ओवरलैप करें, तो इन मेटल के पास जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। मेटल के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं बॉन्डिंग के लिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल डायरेक्ट जो है वो शेप बनती है स्पेस में। अगर 4 है तो dsp2 भी पॉसिबल है और स्फीयर प्लेनर भी बन सकता है। अगर 5 है तो sp3d हो सकता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगा। 6 है तो sp3d2 होगा और ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल है लेकिन यहाँ पर d2sp3 है। अब इनमें और इनमें क्या फ़र्क है ये हम देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस आती हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या हैं। जितना ज़्यादा मैक्सिमम ओवरलैप होगा मैक्सिमम ओवरलैपिंग कंडीशन जो होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को कुछ मॉलिक्यूल्स में। एग्जांपल इन डिस्टेंस डिफरेंस इन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन बाय द डिफरेंस इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स इन दीज मॉलिक्यूल। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है HF के मॉलिक्यूल के दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसमें हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का जो होता है वो 2p ऑर्बिटल, ये दोनों जो है एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम देखते हैं ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है और दोनों जो हैं वो x वाले हैं। ये भी px है और ये वाला जो है ये भी px है। px और px जो होते हैं जब ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास एक सिमेट्री जो होती है वही पाई जाती है। अब दूसरी चीज़ जो है इसके ऊपर भी पॉजिटिव वाला और इसका भी पॉजिटिव वाला जो है वो साइन होना चाहिए, यानी उनके दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो तभी जो होती है वो बॉन्ड डेवलप होगा। बॉन्ड डेवलप होने के बाद जो है इनके दरमियान में ओवरलैप होता है। ओवरलैप के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट स्पिन में पाए जाएंगे। अब अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है 1s1। तो ये वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है और s के अंदर है, तो हमने एक s ड्रॉ किया है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। इसका भी 1s इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा S2S बॉन्ड बना है यहाँ पर और सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो पी वाई जो है हमारे पास, अगर ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग जो होती है वो यहाँ पर होगी अप और बिलो। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस से अबे। ठीक है, न्यूक्लियस के अबव और बिलो जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है और यहीं पर जो है वो ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग जो होती है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होती है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस जो है उससे अवे होगी और ब्लो हो गया अप और डाउन अगर हम कह देते हैं तो। ये वाला बनने वाला बॉन्ड जो होता है ये पाई बॉन्ड होता है और इसको हम जो है वो साइड वेज ओवरलैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो साइड वेज ओवरलैप भी होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये साइड वेज ओवरलैप, ठीक है, ये साइडवेज ओवरलैप भी कहलाता है। फिर हम देखते हैं एक एग्जांपल HCl की। तो HCl के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो सिग्मा sp बॉन्ड बनता है इनके बीच में, बिकॉज हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो 3pz ऑर्बिटल शेयर करता है। ये हमें कैसे पता चलेगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो हम लिखेंगे, ये 17 होते हैं। तो ये अगर हम लिखते हैं इसको तो ये आता है 1s2 2s2 2p6 3s2
और देन आता है हमारे पास 3px1 3px2, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा जी 3py, ठीक है, ये भी हमारे पास 2 आता है। फिर हमारे पास आता है जी 3pz, ठीक है। तो इस z के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो ओवरलैप करने के बाद जो है ये ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही जगह पर रहेंगे, और ओवरलैपिंग के बाद जो है वो बॉन्ड डेवलप करते हैं, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरीन और क्लोरीन का। तो इनके अंदर जो है वो 3pz जो है ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यही वाला एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग के नतीजे के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास P और P वाला जो है वो सिग्मा PP बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है और एक ही बॉन्ड डेवलप हो रहा है। फिर हम नाइट्रोजन में देखते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास, नाइट्रोजन इज़ 7, तो ये होता है 1s2 2s2। फिर आता है हमारे पास 3p, ठीक है, 3px जो है वो 2 है, 3p हमारे पास जो y है दैट इज़ 1, ठीक है, और 3p लास्ट वाला है जी z, ठीक है। ये तीन हमारे पास जो हैं 3p वाले जो होते हैं हमारे पास, एक ऑर्बिटल है p, ठीक है, p वाला जो शेल सब शेल है उसके ऑर्बिटल हैं p y p x और p z। अब इनके अंदर जो, इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर आ जाता है। जब ये यहाँ पर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर है। तो ये तीनों के अंदर जो होता है वो एक एक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिलिंग जो होती है वो हुंस रूल के अकॉर्डिंग, एफबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह पर नहीं रहेंगे। इनकी कोशिश होगी कि अगर फ्री ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसकी एनर्जी तकरीबन एक जैसी है, तो ये वहाँ पर जो है वो चले जाएँ, ठीक है। और कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक जगह पर रहने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो 2 के साथ रहने की बजाय जो है अकेला रहना प्रेफर करता है, और अपोजिट स्पिन के साथ जो हैं वो ये सारे जो हैं वो रहने की बजाय प्रेफर करते हैं कि अलग अलग शेल में रहें, अलग अलग जो है वो ऑर्बिटल के अंदर रहें, और इनके जो स्पिन होते हैं वो सेम हो जाएं। फिर जैसे यहाँ पर है तो पी के अंदर भी यही होगा, स्पिन एक्स के अंदर भी और वाई के अंदर भी, ठीक है, इनके स्पिन जो होते हैं वो एक जैसे हो जाएंगे अगर ये अलग अलग रह रही हों तो। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जी हमें पता है जी 6 है, ठीक है, तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। अब p वाला जो है हमारे पास, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो है वो 3 बनते हैं, px बनता है, py बनता है और pz बनता है। इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी, और ये वाला जो होता है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अगर दूसरे वाला देखते हैं ऑक्सीजन, तो उसकी भी सेम हालत है, ठीक है। तो इसके अंदर से एक Z वाला और एक Y वाला जो होता है ये इसके साथ जो होता है वो ओवरलैप कर लेता है, और इनका जो X वाला होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो ओवरलैप हमारे पास यूँ होगा, ठीक है, एक अबव और बिलो ओवरलैप है, इसको हम जो है वो पाई बोलेंगे, और दूसरा जो हमारे पास है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। इनको जो लाइन जोड़ रही है उस लाइन के ऊपर जो हमारे पास ओवरलैप हो रहा होता है, ये हमारे पास बेसिकली होता है सिग्मा, ठीक है। तो ये वाला सिग्मा जो है वो PP के दरमियान बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। पहली लिमिटेशन है ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा है कि ये एनर्जीज जो हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है उसके बारे में मालूमात नहीं देता है। ये थ्योरी जो होती है एज्यूम करती है कि इलेक्ट्रॉन किसी ख़ास एरिया में लोकलाइज हैं, जबकि ऐसा भी नहीं है, ये मूव भी करते हैं। ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देती है थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक स्टेबिलिटीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के दरमियान में कोई डिस्टिंक्शन नहीं देती है। ये हमें कलर एग्जीबिशन के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। अगर VBT को हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के लिए, तो मेटल के पास पहली चीज़ जी इसके पास एक खाली ऑर्बिटल हो जाना चाहिए, ठीक है, और लिगेंड जो होता है, लिगेंड के पास एक ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, ताकि इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड जनरेट हो सके। तो इसके जो लास्ट वाले शेल पार्टिसिपेट करेंगे दैट विल बी N-1d NS NP NND ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टुलेट हीटरल लेंदर मॉडल के मुताबिक जो है वो लास्ट मेजर स्टेप जो होता है इसके अंदर उन्होंने ये एग्जिबिट किया था
यहाँ पर अगर हम कोबाल्ट देखते हैं, अमोनिया 6 लगे हुए हैं। यहाँ पर अमोनिया जो है ये लिगेंड है, अमोनिया इज़ लिगेंड हेयर, अमोनिया लिगेंड है। अमोनिया लिगेंड जो होता है वो यहाँ पर CO का जो है ये कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर नॉर्मली जो होते हैं वो 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 निकाल दिए हैं, ठीक है, तो -3 कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाते हैं ये जी 24, ठीक है। अब हमने 24 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट सेल में कितने आते हैं, तो डी के अंदर 6 आ जाएंगे, एस खाली होगा, तो ये प्रेफर करेंगे, ठीक है, जब आने वाला हमारा लिगेंड जो होता है, जैसे अमोनिया है, ठीक है, तो अमोनिया जो होता है इस तरह का अगर कोई लिगेंड अप्रोच करता है, तो इनकी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड रहें, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे। ये 6 आ रहे हैं, तो ये अपने 6 जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो कोबाल्ट को देंगे। ये हो गए 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 और ये 6, ठीक है। ये 6 पेयर जो हैं वो अमोनिया 6 अमोनिया की तरफ से आए हुए हैं, ठीक है। ये जो अमोनिया के ऊपर था ना, ये वाला यहाँ पर जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो 3D इस तरह जी पेयरिंग होती है, यानी कि अगर हम इसकी जो देखते हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये बनेगी D2sp3, ठीक है, D2sp और 3 ये यूँ बनती है। नेक्स्ट है कि VBT जो होती है इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर अप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्गॉन के जो है वो D6 हैं, यानी कि अगर हम देखते हैं 4s और 4p, तो ये दोनों खाली होते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को D में कंसनट्रेट कर देता है। इसकी कोशिश होती है कि D के अंदर एटलीस्ट हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़रूर हों, और ये वाले ऑर्बिटल जो हैं ये मिक्स्ड होंगे और सेट ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो D2sp3 होगी, और इनमें से हर एक जो है वो ऑक्टाहेड्रॉन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारे पास होगा 6। 2 डी होंगे इसमें, 1 एस और 3 पी जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास 3D जो है इसकी कन्फिग्रेशन ये है, NS है और ND है, ठीक है। ये दोनों एम्प्टी हैं, खाली हैं, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर हम देखते हैं CO3, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनको रिमूव कर देता है। ये यहाँ पर जो है वो CO3 नेगेटिव CO3 है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद जो है ये 3 जो 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बच गए होते हैं, वो पेयर कर लेते हैं। पेयर करने के बाद वो S और P जो हैं ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। हाइब्रिडाइज होने के बाद D2sp3 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे 6। इन 6 के अंदर जो है वो अमोनिया जो होता है वो अमोनिया इनके अंदर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट करेगा, और ये लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं या फिर इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर D के जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इनके अंदर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, मे बी इनर D ऑर्बिटल्स या फिर आउटर वाले D ऑर्बिटल्स। कम्प्लेक्सेस फॉर्म इन दीज टू वेज आर रेफर टू लो स्पिन या फिर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस। इन्हें इनर या फिर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और शेप टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको हम देखेंगे कि इनकी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होती है। जैसे हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक वाला जो केस है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होंगे। डायमैग्नेटिक के अंदर जो होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और ये सारे भी पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब है कि इनके अंदर भी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है। इनको जो है वो 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनेंगे। तो इनके अंदर यहाँ पर फेरिक जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर भी फेरिक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो ये आता है x+6 - 3 = 0, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है G+3, ठीक है, +3 आएगा ऑलमोस्ट। ये हमारे पास आ गया G3, ठीक है, तो 3 हैं, यानी कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ हो चुके हैं। तो इसके अंदर 26 होते हैं टोटल फेरिक के अंदर। 26 में से हम 3 माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास बचते हैं 23, ठीक है, तो 23 का अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो वो हमारे पास ऑर्गॉन तो हो गया जी 18, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा G3D और 3 बनते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है S वाला 4s, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 4p, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सायानाइड है, ठीक है, सायानाइड वाले जो होते हैं ये क्या करेंगे, जैसे ही सायानाइड आता है
तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर अप होने की कोशिश करते हैं, इनमें से 2 पेयर्ड हो जाएंगे और एक बच जाएगा। यानी कि जो डी वाला होता है ना, उसके अंदर यहाँ पे एक तो पेयर बन जाएगा, एक यूं ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो यूं बच गया है ना, यही वाला जो होता है ये पैरामैग्नेटिक नेचर की वजह बनता है बाद में। यहाँ पर भी सायानाइड जो होता है, यहाँ पर ठीक है, ये डी के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पहले 4p और 4s वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके अंदर एक एस इन्वॉल्व होता है और 3 p इन्वॉल्व हो जाएंगे, 4 तो ये हो गए, ठीक है, और 2 जो होते हैं वो ये वाले इन्वॉल्व हैं। तो इसके अंदर D2sp3 जो है हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। फिर हम देखते हैं कि टेट्राहाइड्रल कम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं। टेट्राहाइड्रल कम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम कोई भी 4 सब्स्टिट्यूएंट एटम के साथ अटैच होगा और टेट्राहेड्रोन बनाएगा। जैसे हमारे पास टेट्रा पैक्स आते हैं ना, मिल्क पैक्स, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा अगर हम उसको कॉर्नर से कट कर दें तो। और ये जो होते हैं ज़्यादातर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस में पाए जाते हैं, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। फिर हम देखते हैं स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस ऑन बेसिस ऑफ वेविटी। इनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम के साथ सराउंडेड होता है, और इसमें सारे के सारे जो होते हैं कॉर्नर वो स्क्वायर बना रहे होते हैं ऑलमोस्ट। और इनके अंदर ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस जो होती है उसमें D5 की कन्फिग्रेशन ज़्यादातर जो थी D8 वाली पाई जा रही थी, जैसे रुथेनियम है, इरेडियम है, प्लेडियम है, प्लाटिनम है और यूरम गोल्ड होता है, ठीक है। तो इनके अंदर प्रिंसिपल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पाई जाती है। और यहाँ पर इंटर कन्वर्जन अगर हम देखें टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, तो हमें पता चलता है कि ये हमें पाथवे बताता है कि आइसोमरिज्म होती है टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की। टेट्राहेड्रल निकल कम्प्लेक्स जो होता है जैसे ये वाला है, तो ये अगर इसके चेंज जो है उनको देखा जाए तो ये भी चेंज के अंडर हो जाता है और रिवर्सिबल ही जाता है। और ये भी इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस के ज़रिए से बनता है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। पहला ड्रॉबैक तो यही था कि टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, एनर्जी नहीं बता पाई है। फिर आता है जी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन टर्म ऑफ द बॉन्ड अप्रोच। इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो होता है इसके पास बैलेंस शेल जो होता है, कम अज़ कम जो है इसके पास खाली जो होते हैं ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ताकि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन कर सके। लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लिगेंड शेयर करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले हमने चार्ज कैलकुलेट करना होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं और लास्ट के ऊपर जो होता है वो ये फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें n जो है वो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी फेलियर क्या है वीबीटी का? वीबीटी फेलियर ये है कि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की असल शेप जो होती है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाई। मीथेन, अमोनिया, वाटर इनकी टेट्राहेड्रल बनाती है, ठीक है, पिरामिडल और बेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड जो सीरीज़ के हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।